जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि नदियों से प्रश्न आया नहीं। हर एक एग्जाम में नदी से एक या दो प्रश्न आने की संभावना हर बार रहती है और मैं आज लेकर आया हूँ नदियों के प्रश्न। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कॉल किए थे, सर नदी वाला टॉपिक तो आपने बहुत डिटेल से करा दिया है, लेकिन नदी वाले क्वेश्चन आप और करा दीजिएगा। तो आज मैं नदियों का क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत शानदार तरीके से और पूरा विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा प्रश्न कभी गलत ना हो। बिल्कुल जैसे एग्जामिनर सेट करता है ना प्रश्न, उसी प्रकार से मैंने इसमें सेट किए और ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो जीएसवाई विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर। कहां करना है आपको? टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा, उस चैनल से ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। आज नदियों के बारे में जानने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के, फटाफट देखेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की पहली सहायक नदी का नाम बताइए। पहली सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, लोकेशन देख लेते हैं कहां से ये निकलती है। मैंने इंडिया का थोड़ा मैप बना दिया है। यहाँ पड़ता है कैलाश पर्वत और यहीं पड़ती है मानसरोवर झील। यहाँ पड़ती है मानसरोवर झील, यहीं पड़ता है कैलाश पर्वत। यहीं से एक नदी इस प्रकार से निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी और इस प्रकार से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, याद रखेंगे। ये है, ये दमचौक से इंटर करती है, दमचौक नामक स्थान से ही इंटर करती है और चिल्लास नामक स्थान से ये एग्जिट कर जाती है। कहां पर? पाकिस्तान में। किसका नाम? इसका सिंधु। सिंधु नदी यहीं से निकलती है, कैलाश पर्वत मानसरोवर तिब्बत से निकलने के बाद, और अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, अरब सागर में गिर जाती है। ये लोकेशन मैंने बता दिया। यहीं पर एक छोटी सी नदी है जास्कर, इस प्रकार से मिलती है, यानी बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी है जिसका नाम है जास्कर। आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सियोक, चेनाब, ब्यास, ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन पहली सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु नदी के बारे में ये फैक्ट याद रखने। और भी कई सारी नदियां यहां से, बेरीनाग से एक नदी निकलती, इसका नाम है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, और यहीं से निकलती है सतलज नदी। यानी ये पंच नद है ना, इनसे बोल सकते हैं पंच नद का नाम आपने सुना होगा। पंच नद में 5 नदियां आती हैं और इन्हीं पंच नद की भूमि को पंजाब कहते हैं। जैसे झेलम नदी इसी का भाग है, चेनाब नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। इन 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं और इन्हीं को पंच नदी के नाम से हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी सहायक नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? चेनाब है, बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब नदी। गोमल है, बिल्कुल है, ये पाकिस्तान के साइड से आती है गोमल। सतलज है, बिल्कुल है, ये राकसताल झील से निकलती है। कहां से? राकसताल झील से निकलती है। और राकसताल झील कहां पर है? तो आप कहेंगे ये है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत वही तिब्बत वाला। और मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी? सतलज नदी। और आपको पता है सतलज नदी सीधे जाकर, प्रश्न आया हुआ है, सीधे जाकर, ज्यादा मुड़ती नहीं है, सीधे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में, सिंधु नदी में मिठानकोट, पाकिस्तान में जगह पड़ती है, मिठानकोट में मिल जाती है। याद रखेंगे, मिल जाती है। ठीक है, यानी सीधे जाकर मिलती है। और आपको पता है प्रश्न आया हुआ है, सतलज नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। क्या नाम है? भाखड़ा नागल बांध, याद रखेंगे। और ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा ये गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम है। याद रखेंगे गुरुत्वीय बांध कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा? तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा जो सतलज नदी पर है।
और आपको पता है, एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये सतलज नदी है ना, सतलज नदी में एक नदी और आकर मिलती है, ब्यास। ब्यास नदी और सतलज नदी के मिलने से बनता है हरिके, हरिके पंजाब या हरिकेन, क्या बनता है, हरिकेन बैराज बनता है। इन दोनों को नदी यानी सतलज नदी और ब्यास नदी के मिलने से बनता है हरिके, ये हरिकेन बैराज बनता है। और यहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर। और आपको पता है पूरे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, आपको याद रखना है। उसके बाद एक प्रश्न और आया था भाई, कि आया था कि जो भाखड़ा नागल बांध आपने बनाया था, इसके पीछे एक जलाशय बनाया गया है, इसके पीछे एक जलाशय बनाया गया है, एक झील बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है, गोविंद सागर झील, आपको याद रखना है। और ये कृत्रिम झील है, और ये कैसी एक कृत्रिम झील है और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कृत्रिम झील है और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के नाम से ये है, आपको याद रखना है। तो इतने प्रश्न सतलज नदी से आप याद रखोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और लुधियाना जो शहर है वो सतलज नदी के किनारे ही स्थित है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी के सीधे जाकर मिलती है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि सतलज नदी के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूं। थोड़ा कुछ चिनाव नदी के बारे में जान लेते हैं। चिनाव नदी के बारे में कुछ खास नहीं है, 2 धाराओं में निकलती है ये नदी। कितनी धाराओं में? 2 धाराओं में निकलती है। चंद्र प्लस भागा, इन दोनों से मिलकर बनी है चिनाव नदी, आपको याद रखना है। चिनाव नदी पर 3 बांध हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, जोरों शोरों से पूछे जाते हैं, जिनका नाम है बगलीहार, जम्मू कश्मीर में है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है, और सलाल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर में बांध पड़ते हैं, आपको याद रखने, चिनाव नदी पर बांध है। अब आपको पता है कि जो चिनाव नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बात करेंगे, मैं ये झेलम नदी की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। झेलम नदी के बारे में, तो झेलम नदी बेरीनाग से निकलती है। कहां से निकलती है? बेरीनाग झील से निकलती है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और झेलम नदी पर एक बांध बना हुआ है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है तुलबुल बांध। क्या नाम है? तुलबुल बांध है, कई बार पूछा गया है। और आपको पता है इसी के किनारे यानी झेलम नदी के किनारे राजधानी भी है भाई एक। क्या नाम है? श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर किसके किनारे है? तो आप कहेंगे झेलम नदी के किनारे है। और याद रखेंगे झेलम नदी के, या इससे ऐसे लिख सकते हैं, इस नदी से ही एक झील निकली, इसका नाम है बूलर झील। का नाम बहुत सुना होगा आपने भाई, बूलर झील निकली है। और इसी को गोखुर झील के नाम से जानते हैं, गोखुर, खोखुर लिख दे रहा हूं, गोखुर। तो याद रखेंगे इसे झेलम नदी से ही निकली है बूलर झील। बूलर झील कैसे निकली? मैंने झीलों को मैंने पढ़ाया तो मैं डिटेल से बताया था कि गोखुर झील किसे कहते हैं, क्रेटर झील किसे कहते हैं, पवन निर्मित झील किसे कहते हैं, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत शानदार तरीके से। तो झेलम नदी के बारे में इतने प्रश्न याद रखने हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पढ़े, श्योक नदी, ये भी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा। जब आप कभी लद्दाख घूमने जाओ तो नुब्रा वैली और श्योक वैली घूमने जाना, बहुत शानदार सी जगह है। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं यहां दर्शा दूं मैप में पीछे, यहां से इस प्रकार से श्योक नदी आई है। श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, ये नुब्रा है। तो श्योक नदी और नुब्रा नदी एक दूसरे की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारे लिए, निम्न में से कौन सी नदी 3 देशों में बहती है? 3 देशों की बात कर रहे हैं तो पहले मैप बना लेंगे हम, पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे 3 देशों के बारे में, है ना। चलिए देख लेते हैं 3 देशों में कौन कौन सी बहती है। सतलज नदी भाई यही कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से इस प्रकार से यहां से निकलती है इस प्रकार से,
इस प्रकार से चली जाती है। सतलज नदी हो गई है। आप कहोगे भाई सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, बगल से ही इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से चली जाती है। ये सिंधु नदी है। ये कौन सी है? ये सिंधु नदी है। और ये कौन सी है? ये सतलज नदी है। ठीक है। और यहीं से एक नदी और निकली है इसी के बगल से ही, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से जाती है, उस प्रकार से चली जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, आगे हम देखेंगे भी। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ये तीनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं, कैलाश पर्वत मानसरोवर की झील से निकलती हैं। या हम ये कह सकते हैं ये तीनों नदियां हैं, ये हिमालय पार की नदियां हैं। क्या कह सकते हैं? हिमालय पार की नदियां हैं, पार की नदियां हैं ये तीनों, हाँ या ना? या पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। या हम ये कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियां, या हम ये कह सकते हैं ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। क्या कह सकते हैं? ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, ये भी तो कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं तीनों नदियां कैलाश पर्वत से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? कैलाश पर्वत या मानसरोवर, और लिख लेंगे, और मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ये भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। ये तीनों नदियां तीन देशों में बहती हैं। तिब्बत यानी चाइना, तिब्बत पर कब्जा किसका है? चाइना का। तो एक देश, दो देश और तीसरा देश, तीन देश तो ये हो गए। ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं, यहां से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, ये भी तीन देशों में बहती है। यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये सभी नदियां कितने देशों में बहती हैं? तो आपका आंसर होगा ये तीन देशों में बहती है। हिमालय पार की नदियां भी कह सकते हैं, क्योंकि हिमालय यहां से नंगा पर्वत से और नामचा पर्वत तक, इस प्रकार से यही तो है हिमालय। तो इसके पार की नदियां हैं ये तीनों, आपको याद रखना है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पार की नदियां। ठीक है। अब पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ट्रांस हिमालय की नदियां, है ना, क्योंकि ये सारा भाग ट्रांस हिमालय का पड़ता है, चाहे काराकोरम हो गया, चाहे जास्कर हो गया, चाहे लद्दाख हो गया, पहले लद्दाख आएगा फिर जास्कर हो गया, और यहाँ पर कैलाश पर्वत पड़ता है, वो सब ट्रांस हिमालय का ही भाग है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन पर्वत से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ पर मुड़ गई है ना, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं कि समझने में हमको आसानी हो जाएगी। ये यहाँ से मुड़ रही है ना, ये तो ये कह रहा है ये कौन से पर्वत से मुड़ रही है यहाँ पर? तो आपको पता है यहीं पर पड़ता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर पड़ता है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत भी है, पहाड़ी भी है और चोटी भी है, एक ही नाम से पर्वत भी है, पहाड़ी भी है और चोटी भी है, नामचा बरवा। और नामचा बरवा से मुड़ जाती है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक उसी प्रकार से इधर समझो, जैसे सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी यहां से पाकिस्तान में मुड़ गई है ना, मुड़ गई है, नहीं मुड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं ये नंगा पर्वत से, ये नंगा पर्वत से जब टकराती है तो नंगा पर्वत कटान करके ये पाकिस्तान में भेज देती है, यानी नंगा पर्वत से ये मुड़ जाती है किधर? पाकिस्तान में, और ये नामचा बरवा पर्वत से मुड़ जाती है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो यही प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा, इसका लोकेशन मैं एक बार आपको बताऊंगा फिर से, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी, है ना, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं एक बार हम, और चलिए यहां से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी, और निकलने के बाद इस प्रकार से नामचा बरवा पर्वत से यहां से मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद सीधे अरुणाचल प्रदेश से असम में, असम से सीधे बांग्लादेश में गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर है नामचा बरवा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नामचा बरवा है, याद रखेंगे, तो यहीं से मुड़ जाती है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। आओ देख लेते इससे कौन कौन से प्रश्न और पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चलो, यही तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई और यही तो तिब्बत में है, तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो भी हम कह सकते हैं। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसको दिहांग नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। अब जब ये असम में जाती है तो इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में इसको किस नदी से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं।
अब जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। और कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, वो हम आगे देखेंगे। कई सारी सहायक नदियां वो आगे देखेंगे। जैसे यहां से मणिपुर से एक नदी निकली, इसका नाम है बराक। बराक नदी मणिपुर से निकलने के बाद, और याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। बराक सबसे लंबी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, आपको याद रखना है। तो सांगपो के नाम से तिब्बत में लिखा हुआ भी, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। अब आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। कौन सा? गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, इसी के किनारे आपको याद रखना है। और डिब्रूगढ़, कौन सा? डिब्रूगढ़ भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो कामेंग बिल्कुल है, सुबनसिरी बिल्कुल है, बराक बिल्कुल है, महानदी नहीं है। महानदी नहीं है, आपको याद रखना है। और भी कई सारी सहायक नदियां हम अगर यहां पर याद रखें, जैसे तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आपसे और बात करें, धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगर हम यहाँ मानस बात करें, मानस किसकी सहायक नदी है? रैदाक या रैदक किसकी सहायक नदी है? तो भी इसी की सहायक नदी है। और एक लोहित किसकी सहायक नदी है? वो भी इसी की सहायक नदी है। तो 3 और 4 7 अगर नदी याद है तो इसकी सहायक नदी आपको याद रहेंगी, इसी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को अगर डिटेल से पढ़ना है तो मैंने उसको डिटेल से बताया है, बिल्कुल मैपिंग से, कौन सी नदी कहां से निकलती है, तीस्ता जेमू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और कहां जाकर गिरती है, सब कुछ बताया है डिटेल से। लेकिन हम यहाँ पर केवल प्रश्न देख रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? दोस्तों एक प्रश्न और याद रखेंगे, जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो असम में इतनी चौड़ी हो जाती है, इतना विशाल रूप धारण कर लेती है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड बन गया है। एक आइलैंड बन गया, जिसे मान लेते हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहाँ आके बहुत चौड़ी हो गई, तो यहाँ पर एक आइलैंड बन गया है, एक द्वीप बन गया है। और इस द्वीप को कहा गया है मौजली द्वीप। क्या कहा गया है इसी को? इसी को कहा गया है मौजली द्वीप। तो हम ये कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवर आइलैंड है। अगर वैसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन यहां पूछा है रिवर आइलैंड या नदीय द्वीप कौन सा है तो मौजली हो जाएगा, जो असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पड़ता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में पड़ता है, आपको याद रखना है मौजली द्वीप। ठीक है, ये मौजली द्वीप। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न आया, बताओ दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। ये सबसे छोटा द्वीप है दुनिया का, नदी द्वीप में। सही है, नदी द्वीप में सबसे छोटा है, आपको याद रखना है। मैंने यहाँ भूपेन लिखा है, भूपेन हजारिका, यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि यहां से जो प्रश्न आता है भूपेन हजारिका सेतु से, वो भी हम कंप्लीट कर पाए। तो आपको पता है भूपेन हजारिका एक सेतु है ना, सेतु पुल है। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम, इसका पुराना नाम था ढोला से सादिया। ढोला से सादिया के बीच में ये पुल था, ढोला से सादिया के बीच में ये पुल था। और इसी ढोला से सादिया का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? भूपेन हजारिका कर दिया गया है वर्तमान में। इसकी लंबाई की बात करेंगे 9.15 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे लंबा पुल है, आपको याद रखना है। और ये भारत का सबसे लंबा पुल है, कौन सा? यह सेतु है भूपेन हजारिका, आपको याद रखना है। किस नदी पर है? तो ये प्रश्न कई बार आया है, तो लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित। और लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यहीं पर आओ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, बोगीबिल ब्रिज क्या है? एक ब्रिज बनाया गया है बोगीबिल के नाम से। इस ब्रिज की खास बात क्या है? इसमें सड़क भी है और रेल भी है एक ही ब्रिज में।
यानी नीचे रेल है और ऊपर सड़क है। जैसे एक ही ब्रिज है, ब्रिज चल रहा है, ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन है और ब्रिज के ऊपरी सतह पर क्या है, सड़क है। तो हम ये कह सकते हैं सड़क सह रेल मार्ग है भारत का सबसे लंबा। सड़क सह रेल मार्ग है भारत का सबसे लंबा। अब आप कहोगे ये लंबा कैसे हो गया? सड़क सह रेल मार्ग, यानी सड़क के सहित रेल मार्ग के बारे में देखा जाए तो ये सबसे लंबा है, लगभग 5 किलोमीटर है। आपको याद रखना है इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। और ये किस नदी पर बनाया गया है बोगीबिल? अगर ये आया तो आपका आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है बोगीबिल, ठीक है ना। चलिए, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी रक्त नदी के रूप में जानते हैं? ये प्रश्न कई बार आया था। रक्त नदी या खूनी नदी के नाम से लोहित नदी को जानते हैं और लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है। भूपेन हजारिका नाम के असम के प्रसिद्ध गायककार थे जिनको भारत रत्न भी मिला था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? भूपेन हजारिका सेतु रख दिया गया। मैंने कहा था भूपेन हजारिका सेतु का पुराना नाम ढोला से साधिया था, याद रखेंगे। जो तीस्ता नदी है ना, ये सिक्किम में निकलती है, जेमू ग्लेशियर या चोलामो झील के पास से निकलती है, सिक्किम से। यहां लिख सकते हैं सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से कहां से? तो आपका आंसर होगा जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, या हम ये भी कह सकते हैं चोलामू झील के निकट। क्या कह सकते हैं? चोलामू झील के निकट से निकलती है, ये निकट से निकलती है ये नदी, तीस्ता नदी। और इसे सिक्किम की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा, ये नदी याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित भी रहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये नदी विवादित भी रहती है पानी को लेकर, आपको याद रखना है। धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सबको पता है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। और गंगा नदी के बारे में कुछ प्रश्न हम यहाँ पर जान लेते हैं। किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो टोटल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। लेकिन हम यहीं पर कहें भारत में कितनी है, क्योंकि कुल लंबाई है भारत में कितनी है? 2510 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई पड़ती है। बाकी जो 15 किलोमीटर बचा हुआ भाग है वो बांग्लादेश में पड़ता है। हम लोकेशन भी बना लेते हैं गंगा नदी किस प्रकार से बहती है, छोटा सा बनाएंगे मैप ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए, गंगा नदी आपको पता है उत्तराखंड से निकलने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, इस प्रकार से। ये लोकेशन हो गया। आपको पता है 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। कौन से भाई 5 राज्य? तो पहला तो उत्तराखंड से निकलती है, हाँ जी। उत्तराखंड के बाद यूपी में चली जाती है, यूपी के बाद बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद झारखंड का एक जिला है साहेबगंज। क्या गंज है? साहेबगंज को टच करते हुए निकल जाती है। और ये चौथा हो गया। और 5वां हो गया वेस्ट बंगाल। क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। यही 5 राज्यों से होकर ये नदी बहती है, गंगा नदी, आपको याद रखना है। गंगा नदी को अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, नेशनल रिवर अनाउंस कब किया गया था, तो 2008 ईस्वी में किया गया था। आपको पता है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाया जाता है। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था? जलीय जीव कब घोषित किया गया था? क्योंकि ये याद हो जाएगा कि 8-9 की बात है। 9 में हुआ था, 8 में ये, 9 में ये हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, गंगा नदी का जल आप जब लेके आते हो घर में 5 साल 10 साल जब तक रखोगे उसमें ना तो काई आएगा ना तो वो जल खराब होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है जो उस पानी में रहते हुए जो वायरस होते हैं उनको खत्म कर देता है और साथ में जो खतरनाक जीवाणु होते हैं उनको भी खा जाता है, खत्म कर देता है।
तो हम ये कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है। ये उस जल में पाए जाने वाले बैक्टीरियो को खत्म करता है और कुछ खतरनाक जो जीवाणु होते हैं छोटे मोटे उनको भी ये खत्म करने का काम करता है। और गंधक सबसे ज्यादा होती है गंगा नदी के पानी में, इसलिए उसका पानी कभी खराब नहीं होता, आपको याद रखना है। अगर इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आगे ये प्रश्न आएगा सहायक नदियों को लेकर। और गंगा नदी का जो उद्गम है ना, उद्गम भी हम आगे देखेंगे, दो धाराओं में होता है, अलकनंदा और भागीरथी। और इस पर सबसे बड़ा जो बांध बना हुआ है, इस पर बांध है, इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न आएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। ये गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड गढ़वाल, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहां मिलती है? मैंने कहा था दो धाराओं से निकलती है गंगा नदी। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा, ये दो धाराओं से निकलती है। दोनों धाराओं को हम देख लेते हैं। एक धारा मान लेते ये है और एक धारा मान लेते ये है। दो धाराओं से निकलती है, कैसे याद रखेंगे? ये धारा है, ये सतोपथ हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है या हिमनद से निकलती है। और ये है गंगोत्री। ये कौन सा? ये गंगोत्री ग्लेशियर है। यहां से निकलती है भागीरथी नदी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा निकलती है, ठीक है। यानी अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोनों जहां पर मिलती हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। दोनों नदी जहां पर मिलती हैं उसे क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होगा उसे देवप्रयाग कहेंगे। देवप्रयाग के नाम से हम जानते हैं जहां पर ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी अलकनंदा में मिलती है, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा, याद रखेंगे। एक नदी और आकर मिलती, इसका नाम है पिंडारी नदी। क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा, ये काट दे रहे हैं यहां पर, पिंडारी नदी। या पिंडारी नदी भी कहते हैं, पिंडारा नदी भी कहते हैं इसको। एक नदी और है यहां से आकर मिलती, इसका नाम है नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी। नंदाकनी नदी। ये कुछ नदियां मैंने यहां पर लिखी हैं। ये प्रश्न बहुत आता है कि जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं? तो इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। और जहां पर अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और जहां पर नंदाकनी नदी मिलती है इसे कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और एक नदी और मिलती है इधर से, इसका नाम है मंदाकिनी, ये केदारनाथ से निकलती है न मंदाकिनी। और जहां पर ये मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो याद रखेंगे। और इसी प्रकार से भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना। क्या नाम है? भिलंगना। भिलंगना। भिलंगना मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि भिलंगना और भागीरथी नदी पर ही टेहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी और भिलंगना नदी के किनारे ही टेहरी बांध बना हुआ है, आपको याद रखना है। तो ये सारे प्रयाग हो गए। नंद प्रयाग क्या है, रुद्र प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग क्या है, ये सारे। उसके बाद ये नदी गंगा कहलाती है। और गंगा कहलाने बाद जब वो हरिद्वार में प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से पहले ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, उसके बाद ये नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो आपका आंसर होगा मैदान में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी के बारे में, ठीक है। और गंगा नदी की पहली सहायक नदी का अगर बात करेंगे, पहली सहायक नदी कौन सा है? सहायक नदी कौन सा है? तो रामगंगा है। कौन सा है? रामगंगा है। अगर यही पूछा जाए अंतिम सहायक नदी कौन सा है, तो महानंदा है। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो घाघरा नदी है। पूछा जाए सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो लंबी नदी का नाम है यमुना नदी है। कौन सा है? यमुना नदी है। और यमुना नदी भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताओ,
तो यमुना नदी हो जाएगा। जो यमुनोत्री या बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलने के बाद गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। तो याद रखेंगे इतने प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी में बाईं ओर से नदी नहीं मिलती है? कौन सी नदी बाईं ओर से नहीं मिलती है? मान लेते हैं ये गंगा है, ये गंगा है ना। तो कई सारी नदियां मिलती से एक है रामगंगा, रामगंगा है, गोमती है, क्रम से बता रहे हैं, घाघरा है, क्रम से बता रहे हैं, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये है, ये क्रम से हैं। जो बाईं ओर से नदियां मिल रही हैं वो ये है गंगा नदी की। और ये कौन सी नदी है? गंगा ही नदी है भाई। ठीक है, ये गंगा नदी है। और बात करते हैं, आपको पता है इधर से एक ये है यमुना नदी है। कौन सा? ये यमुना नदी है। यमुना नदी के बाद तो यहीं पर एक तमसा या टोंस नदी है, एक सोन नदी है। कौन सा? एक सोन नदी है। सोन नदी के बाद आपको पता है कुछ और नदियां हमको बता देते हैं यहाँ पर कौन सी है, कलर चेंज ये है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां बता देते हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है, रिहंद नदी है। ठीक है, यहीं से एक धारा जब नदी बांग्लादेश में जाने वाली होती है, एक धारा नीचे की ओर प्रभावित कर जाती है, इसे हुगली कहते हैं। यानी दो धाराओं में, यानी दो वितरकाओं में बट जाती है पश्चिम बंगाल में, एक धारा नीचे की ओर प्रभावित हो जाती है, हुगली नदी के नाम से जानते हैं, यही विश्वासघाती नदी है। और एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, आपको पता है। और ये भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर, दामोदर आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ नदियां मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था, इसका लोकेशन मैंने आपको बताया था, वो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी यहीं पर है, गंगा नदी की ही सहायक नदी है, आपको याद रखना है, जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं है, यानी कर्मनासा नदी नहीं है, बाकी सारी नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताओ, तो यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। और ये निकलती कहां से है? तो आप कहेंगे बंदरपूछ की पहाड़ी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या यमुनोत्री ग्लेशियर भी आ सकता है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी आ सकता है उत्तराखंड से निकलने के बाद। ये प्रयागराज में मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है यमुना नदी। ये सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है ये। क्योंकि ये नदी इसलिए प्रदूषित है, कई सारी फैक्ट्रियों का पानी इसमें आता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे बड़े शहर हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा जैसे प्रमुख शहर हैं किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। और ये प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर चंबल नदी लिखा हुआ है, चंबल नदी यमुना की ही सहायक नदी है। और आपको पता है जो चंबल नदी है ना, ये मालवा के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? मालवा पठार से निकलती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो आएगा जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है, जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है, ये ऑप्शन आएगा। अगर ये भी ऑप्शन नहीं आया तो कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश से निकलती है, आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर ये पूछा जाए चंबल नदी की, अगर सहायक नदी की अगर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी है, वनास नदी है जो अरावली से निकलती है, बनास है, क्षिप्रा है, पार्वती है, काली सिंध है, काली सिंध है, ये है। अब याद रखेंगे जो क्षिप्रा नदी है ना, जो क्षिप्रा नदी है, इसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? उज्जैन शहर बसा हुआ है। आपको पता है उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला भाई ये, ठीक है, कुंभ का मेला भी लगता है, आपको याद रखना है। तो क्षिप्रा नदी के बारे में इतना प्रश्न। और चंबल नदी किसके लिए जानी जाती है? तो बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, का
निर्माण करती है और सबसे ज्यादा दरियाई घोड़े अगर कहीं पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी कहीं पाए जाते हैं तो यहीं पर है, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े वगैरह यहीं पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। सोन नदी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सोन नदी के बारे में 2-3 फैक्ट हम जान लेते हैं ताकि प्रश्न कभी आए सोन नदी से तो गलत ना हो, तो सोन नदी के बारे में यहां बता देते हैं, ठीक है। ये निकलना कहां से होता है इस नदी का, तो आप कहोगे अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक चोटी है, यहां से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, यहां से निकलती है। और आपको पता है पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध। आपको पता है रिहंद बांध, ठीक है, याद रखेंगे। इतने प्रश्न आपको याद रखने सोन नदी से। आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसे ये नॉलेज ना हो। कोसी नदी को सबसे ज्यादा रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी है। जब इसमें पानी आता है, जब बाढ़ आती है तो कई सारे इलाकों में तबाही मचा देता है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। कभी ये पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। अगर आपसे यही कहा जाए असम का शोक किसे कहते हैं, असम का शोक किसे कहते हैं, तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर महानदी हो जाएगा। तो ये कुछ शोक हैं जो हमको याद रखने, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ये क्रम दोस्तों पूछा गया है। मान लेते हैं ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। ये गंगा है और ये यमुना है, ठीक है, ये यमुना है। हम क्रम इसलिए बता रहे हैं कि क्रम पूछा गया है। जैसे सबसे पहले मिलेगी मध्य प्रदेश से निकलेगी चंबल नदी, मध्य प्रदेश से निकलेगी चंबल नदी। उसके बाद बेतवा भी मध्य प्रदेश से निकलती है, बेतवा। और मध्य प्रदेश से केन भी निकलती है, केन भी निकलती है। ये 3 हो गई। और एक और भी है, यहाँ पर काली सिंध पड़ती है, यहाँ पर सिंध या काली सिंध के नाम से हम इसको जानते हैं, एक यहाँ पर पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाली जो नदी है ना, वो इस प्रकार से निकलती कैमूर की पहाड़ी से ही है, गंगा नदी के आगे यानी प्रयागराज से थोड़ा सा आगे सिरसा नामक स्थान पर मिल जाती है, जिसका नाम है टोंस नदी या तमसा नदी के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा राजघाट बांध, सुना है ना। आपने सुना होगा परीक्षा बांध, सुना है ना। आपने सुना होगा माता टीला बांध, माता टीला बांध सुना होगा भाई, है ना, माता टीला बांध। ये प्रश्न यहां से आए हुए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, केन नदी कहां से निकलती है? तो ये केन नदी कैमूर से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अब मैंने आपको बताया था कैमूर पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे विंध्याचल का ही तो हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत सर जो आपने बताया था, हाँ या ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। महानदी का उद्गम कहां से होता है? महानदी का उद्गम तो आपको पता है सिंहवाहा पहाड़ी से होता है। कौन सा? सिंहवाहा पहाड़ी से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है। अगर हम मैप बनाए छोटा सा देखने के लिए, तो यहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़। यह सिंहवा पहाड़ी, यहीं से महानदी इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसका नाम है महानदी। महानदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महानदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। और याद रखेंगे जो हीराकुंड बांध है ना, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है भारत का। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाएगा 25.8 किलोमीटर है, 26 भी हम कह सकते हैं। और हीराकुंड बांध के पीछे एक जलाशय भी बनाया गया है, पीछे एक जलाशय भी बनाया गया है, जिसे हम हीराकुंड जलाशय के नाम से जानते हैं। हीराकुंड जलाशय के नाम से ही इसको हम जानते हैं, आपको याद रखना है। और याद रखेंगे उड़ीसा में चिल्का झील भी पड़ता है।
कौन सा? चिल्का झील भी उड़ीसा में ही तो है, उड़ीसा में ही तो है। और ये कौन सा? ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, खारे पानी का भारत का या लैगून पानी का सबसे बड़ा झील है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, महानदी की कुछ सहायक नदियां जैसे ओक है, जोक है, हंसदेव है, इब है, मांडव है, शिवनाथ है, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? महानदी की। उसके बाद है पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइएगा। अब हम क्रम देखेंगे, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आओ देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, ये हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बना दिया। आओ देख लेते हैं, मजा आने वाला है आज। कुछ भाग बना लेते हैं। ये भाग है उड़ीसा का, उसके बाद ये भाग है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद ये भाग है तमिलनाडु का। ये 3 राज्यों में ही सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, यहीं से गिरेंगी, इसलिए मैंने तीनों राज्य बना दिए। ऊपर वाला उड़ीसा का बॉक्स है, नीचे वाला आंध्र प्रदेश का और ये तमिलनाडु का है। अब हम नदियों को इसमें फिल करेंगे, नदियों को देखते हैं एक एक करके। जैसे एक नदी है, एक नंबर 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम पहले 5 नदी के नाम लिख देते। नंबर 1 है स्वर्णरेखा नदी। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी नंबर 1 पर गिरती है। नंबर 2 पर है ब्राह्मणी नदी। कौन सा है? ब्राह्मणी नदी 2 पर है। नंबर 3 पर है बैतरणी, बैतरणी नदी नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर है हमारा महानदी, महानदी नंबर 4 पर है। नंबर 5 पर है दया नदी, सबसे छोटी नदी उड़ीसा की, दया नदी। ऋषिकुल नदी, ऋषिकुल नदी ये 6 पर है, तो नंबर 6 हम यहां पर लिख देते हैं। ये है कुछ नदियां हैं, जो 6 नदियां हैं जो उड़ीसा के तट यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। ये सही क्रम है। ये स्वर्णरेखा है, ये ब्राह्मणी है, ये बैतरणी है, ये महानदी है, ये दया नदी है, ये ऋषिकुल नदी है। जो दया नदी है वो बहुत छोटी है, मैंने बड़ा सा तीर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है अलग राज्य में है। ऋषिकुल तो 2 ही जिलों में बहती है, ऋषिकुल नदी 2 ही जिलों में बहती है, ये भी बहुत छोटी नदी है। ब्राह्मणी भी केवल उड़ीसा में ही बहती है। तो यह कुछ छोटी भी नदियां हैं, कुछ बड़ी भी नदियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्रम देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर लगाने को आ जाएगा तो हम लगा पाएंगे। नंबर 6 था, ठीक है, नंबर 6 हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार से एक नदी आती है, 1 2, ये है 2, इसको हम नंबर 7 दे देते हैं और इसको नंबर हम 8 दे देते हैं। यहीं पर एक नंबर और दे देंगे 9। ये 3 नंबर हम और देख लेते हैं। 3 नंबर को हम इधर देखेंगे, 7 8 और 9 को हम यहां देखेंगे। 7 का मतलब है गोदावरी नदी है। ये कौन सा? ये गोदावरी नदी है जो नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 8 पर है कृष्ण नदी, ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से, ये भी नहीं महाराष्ट्र से, ये दोनों महाराष्ट्र से ही निकलती हैं। और 9 पर है पेन्ना नदी। कौन सा? पेन्ना नदी, ये कर्नाटक से निकलती है, पेन्ना नदी, ठीक है। तो हमने 9 तक देख लिया। आपको खूब अच्छे से पता है यहां पर एक झील पड़ती है, इसका नाम है पुलिकट झील, सबको पता है। यहाँ पर बॉर्डर पर झील पड़ती है, इसका नाम है पुलिकट झील। पड़ती है या नहीं पड़ती? पुलकट झील। पुलकट झील के नीचे की बात करेंगे हम। यहाँ से एक छोटी नदी है, इस प्रकार से इसको नंबर 10 दे देते हैं। उसके बाद नंबर इसको 11 दे देते हैं। एक नदी इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से जाती है, इसको 12 दे देते हैं। 1 2 3 4, ये 4 मैंने जो पॉइंट लगाए 4 नदियां हैं, तो हम लिख सकते हैं 12 के बाद 13 है, ये 14 15 और 16, यही तो 4 नदियां मैंने बताई। आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, 9 तक देख चुके हैं, 10 पर कौन सी है? तो 10 पर एक नदी है, इसका नाम है अडियार नदी। क्या नाम है? अडियार नदी। और इसी अडियार नदी के किनारे चेन्नई शहर बसा हुआ है, आपको याद रखना है। 11 पे कौन सा है? पलार नदी है, आपको याद रखना है कौन सा है? पलार नदी है। उसके बाद 12 पर कौन सी है? तो सबको पता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कावेरी नदी है। ये कावेरी नदी है।
उसके बाद में ये 4 नदियां नीचे बची हुई है ना, इसको हम अलग कलर से लिखेंगे। ये 4 नदियों में से 13वें नंबर पे जो नदी है उसका नाम है बैगई नदी। बैगई नदी का मुहाना पाक जलसंधि में है, पाक जलसंधि में ये गिरती है। में मुहाना है भाई, मुहाने का मतलब समझ रहे हो ना, गिरना है ये। जो 14 नंबर पर उसका नाम है गुंडार नदी, गुंडार या गप्पार भी कह सकते हैं, गुंडार नदी। और ये मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में मुहाना बनाती है भाई। उसके बाद 15 है व्यापार नदी, व्यापार नदी ये भी मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नंबर 16 पर है ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी, और ताम्रपर्णी नदी भी मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदियों का क्रम था जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली थी। अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारा प्रश्न बिल्कुल गलत होना नहीं चाहिए। तो ये मैंने सभी नदियों का क्रम बताया है। अब आप कहोगे सर इसको डिटेल से आप बता देते तो और मजा आ जाता ना, कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया है, 2 घंटे का, उसमें नदियों के ही बारे में केवल, और उसमें ये सभी नदियों के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऋषिकुल्य नदी कहां से निकलती है, दया नदी पर कलिंग युद्ध हुआ था ये भी मैंने बताया था, बैतरणी नदी पर क्या है, ब्राह्मणी, यानी इनका डिटेल मैंने यहाँ पर बताया है। 2 घंटे में टोटल भारत की नदियां, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का, टोटल A to Z वाला सिस्टम था यहाँ पर। साथ में PDF भी मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने, अगर क्रम लगाने को आ जाएगा दोस्तों तो क्रम हम लगा पाएंगे आसान भाषा में। यहाँ पर एक झील और बता देते हैं, 1-2 झील। यहाँ पर कोलेरू झील पड़ती है, डेल्टा, यानी ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में कोलेरू झील पड़ती है, आपको पता है। और यहीं पर पड़ती है चिल्का झील, यहाँ पर चिल्का झील पड़ती है ना। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जितनी नदियों से प्रश्न देखे हैं हमने वो नदियां मैप पर देखते हैं। हमने अभी तक जितनी प्रश्न देखे नदियों को लेकर वो मैप पर आपको दर्शाते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, मैप पर भी देख लेंगे हम, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने उत्तर भारत की कुछ नदियों के बारे में जाना है, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में नहीं जाना है। जैसे यहां से मैंने बताया था सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है, बताया था ना, कई बार बता चुके हैं, आपको पता होगा। यहीं से निकलती है सतलज नदी, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इस प्रकार से, है ना। और उत्तराखंड से नहीं, और यहाँ उत्तराखंड से, सॉरी, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है गंगा नदी, उत्तराखंड से यमुना नदी, और महानदी छत्तीसगढ़ से। यानी इतनी नदियों के बारे में दोस्तों हमने जाना था। और बाकी मैंने मैपिंग से भी बताया था कई बार कि कहां पर कौन सी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उन पर पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 में लेके आया हूं। उत्तर भारत की जो नदियां थी वहां से कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते थे वो मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। बाकी पार्ट 2 में हम देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीप की भारत की नदियां। और ये PDF दोस्तों आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। GS by विष्णु सर टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां से ये PDF मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।